इंडियन इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चों से बात होती है तो वो बोलते हैं सर इंडियन इकोनॉमिक्स ना यार हिस्ट्री तो है, अलग क्या है इसमें। तो दोस्त एक्चुअल में बताऊं तो इंडियन इकोनॉमिक्स जो शुरू होती है हमारी 12th क्लास में वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही शुरू होती है। अच्छा सर, इसलिए हम लोगों को लगता है हिस्ट्री है क्योंकि हिस्ट्री में हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में भी हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं, इस वजह से हमें लगता है हिस्ट्री है, जबकि इसमें कुछ और चीजें भी हैं। वो क्या है आज मैं इस चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही फटाफट आपको इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का चैप्टर करवाने वाला हूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जी हां, तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बात है कि इंडिया के हालात क्या थे जब वो इंडिपेंडेंट हुआ। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 यानी कि 15 अगस्त 1957। अब दोस्त यहां पर जो इंडिया के हालात होंगे वो इस दिन की वजह से तो होंगे नहीं, वो होंगे कुछ पुराने इंसिडेंट्स की वजह से। अब ये पुराने इंसिडेंट्स क्या है ये पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, जिसकी वजह से हमें समझ आएगा कि इंडिया के यहां पर ऐसे हालात क्यों थे। ठीक है सर, बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी बात है ईयर 1600 के आसपास की। तो इंडिया में ऑलरेडी डच, पोर्चुगीज ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। ब्रिटेन में एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे पता लगता है कि इंडिया एक बहुत लुक्रेटिव मार्केट है, हमें भी वहां पर जाना चाहिए क्योंकि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, पोर्चुगीज हो गए, ये सब लोग इंडिया में एक फ्लरिशिंग बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स स्पाइसेस, उसका कॉटन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ जो होता था इसके लिए वेल नोन था पूरी दुनिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लालच आया तो उन्होंने बोला कि यार हम भी क्यों ना यहां पर आए। तो ये लोग जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। उस टाइम पर जहांगीर जो था वो रूल कर रहा था इंडिया को, और परमिशन मांगते हैं। थोड़े समय बाद इन्हें परमिशन मिल जाती है और इनको अलाउ कर दिया जाता है कि इंडिया में ट्रेड करें। ये इंडिया में ट्रेड करते रहते हैं, धीरे धीरे करके इनकी पावर बढ़ती रहती है। फिर आता है एक ईयर 1757 जहां पर ये एक बैटल लड़ते हैं। सर बैटल किससे लड़ते हैं? ये बैटल लड़ते हैं बंगाल के नवाब के साथ। ठीक है, वो भी बड़ा पावरफुल इंसान है, तो इन दोनों की लड़ाई हो जाती है आपस में। बंगाल का नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई होती है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है। इस बैटल का नाम था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बैटल ऑफ प्लासी। इसे हिंदी में प्लाशी भी बोला जाता है। अब क्या होता है, इनका एक मोनोपोली कंट्रोल आ जाता है क्योंकि अब इन्होंने नवाब को हरा दिया। तो जो भी नवाब की टेरिटरी होती है वो सारी टेरिटरी इनकी हो जाती है। ये चीजें चलती रहती है। एंड 100 साल बाद, इसके एग्जैक्टली 100 साल बाद 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक सेना बना चुकी होती है, एक आर्मी बना चुकी होती है। आप सोच रहे हो, मतलब एक कंपनी है, रिलायंस ने अपनी एक आर्मी क्रिएट कर दी। यानी कि रिलायंस ने पूरे इंडिया पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उस कंट्रोल को प्रोटेक्ट रखे रहने के लिए एक आर्मी भी बना ली। तो कुछ ऐसा काम हो रहा है। अब इस आर्मी में क्या होता है, आपने मंगल पांडे वाली स्टोरी सुनी होगी जिसमें कि यहां पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि भैया एक नई गन आई है और इस नई गन में आपको कार्ट्रिज जो है वो मुंह से छिलके डालनी पड़ेगी और फिर गोली चलानी पड़ेगी। पता लगता है कि ये जो कार्ट्रिज है इट इज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब भाई काउज जो है वो हिंदूज के लिए होली है और पिग्स जो है वो मुस्लिम्स के लिए अनहोली है। तो दोनों को ही मंजूर नहीं था कि भैया हम वो कार्ट्रिज को, वो गोली को ऐसे अपने मुंह से छिलें और फिर उस राइफल में लोड करें। तो एक सिपॉय म्यूटिनी हुई, एक अपराइजिंग क्रिएट हुई जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे जो सोल्जर्स थे उनकी जान गई। ये बात जब ब्रिटिश की क्वीन को पता लगी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन को ये बात पता लगी, उन्होंने बोला यार ये कंपनी तो बेइज्जती करा रही है यार। कंपनी बोला अब तुम राज नहीं करोगे, अब डायरेक्टली हम लोग राज करेंगे। ये लो देखो, आजाद कर देना चाहिए था इंडिया को 1857 में। उन्होंने बोला तुमने बहुत मजे ले लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोले तुमने बहुत मजे ले लिया, अब हमारी बारी है। अब वो आ गए जी, अब वो राज करना शुरू कर दिया। 90 साल उन लोगों ने भी राज करा। ऐसे करते करते हमारे जो हालात हैं वो हालात एक दिन की वजह से नहीं हुए थे। ये कुछ 300 साढ़े 300 साल की कहानी है, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ी है। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो ब्रिटेन में ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था। सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या? यानी कि अब नई नई मशीनों की खोज की जा रही थी, यानी कि अब हम मशीनरीज की तरफ जा रहे थे।
अब इंडस्ट्रीज जब सेटअप होंगी, मशीन्स आएंगी और वो लोगों को रिप्लेस करेंगी, तो मशीन्स की प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी मतलब वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। अब ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए दो चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए और साथ साथ उसे खरीदने वाले कस्टमर भी तो चाहिए। इस वजह से ब्रिटिश ने क्या करना शुरू करा कि पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू करी। सर कॉलोनीज का मतलब क्या है कि उन पर कब्जा करना शुरू करा, उसे अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश करी। अब क्योंकि ब्रिटेन को अगर आप देखोगे, अगर मैप पर देखोगे तो बहुत ही छोटी कंट्री है, बहुत ही छोटी है कंट्री ब्रिटेन जो है, बट बाकी कंट्रीज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है। पर ब्रिटेन के जो लोग थे वो थोड़े से दिमाग वाले थे, तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, हर जगह कब्जा करना शुरू करा, टिट फॉर टैट करके कुछ ना कुछ मतलब टैक्टिक लगाते रहे और कब्जा करना शुरू कर दिया। कब्जा कर करके इन्होंने अपने दो मोटिव पूरे करे। एक तो इनकी मशीनरीज के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो मिल जाता था, प्लस उससे जो बना हुआ सामान है वो भी अपनी कॉलोनी में जाकर बेच देते थे। तो वहां से इन्होंने क्या करना शुरू करा, वहां से पैसा एक्सट्रैक्ट करना शुरू करा और खुद अमीर होने की कोशिश की गई। ये जो चैप्टर है इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है इस चैप्टर में। तो पहले शुरू में मैंने कुछ ऐसे इंट्रोडक्शन दे रखी है, मैंने जो आपको चीजें बताई यहां पर वही लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स जो है वो अर्ली 1600s में आए, जहांगीर के कोर्ट में आए, फिर उन्होंने एक बैटल लड़ी 1757। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसके बाद कुछ फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, मैं 7 फीचर्स आपको पढ़ाऊंगा कि जब हम आजाद हुए तो हमारे भारत की क्या दशा थी। सबसे पहली बात तो यह थी कि हमारी जो नेशनल इनकम थी वो बहुत लो थी, यानी कि हमारे जो देश की इनकम थी वो बहुत कम थी। ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने कभी भी इस चीज में इंटरेस्ट नहीं लिया कि उन्हें हमारी नेशनल इनकम मेजर करनी है, बट फिर भी कुछ लोगों ने इसके मेजर्स करे। ये कुछ लोग कौन थे? एक थे हमारे दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में मैं पॉवर्टी में भी बात करूंगा। ही इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आपने हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ा होगा। एक थे विलियम डिग्बी, एक थे आरसी देसाई और एक थे VKRV राव। तो इन लोगों ने एस्टिमेट्स निकाले अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अलग अलग तरीके निकाले नेशनल इनकम के। इसमें माना जाता है कि जो हमारे VKRV राव हैं, इनके एस्टिमेट्स जो है वो एग्जैक्ट एस्टिमेट्स थे, मतलब क्लोज टू एग्जैक्ट थे। ठीक है, इनको रिलायबल माना जाता है। तो अगर आपको कोई MCQ आए कि इन चारों में से किसके एस्टिमेट्स को रिलायबल माना गया है, तो ध्यान रखिएगा VKRV राव के जो एस्टिमेट्स थे उनको रिलायबल माना गया। इन्होंने बताया कि जो नेशनल इनकम है हर साल 2% से बढ़ती थी। सर नेशनल इनकम मतलब यानी कि हर साल हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो 2% की ग्रोथ करती थी, बट जो पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन जो इनकम है, वो सिर्फ 0.5% से बढ़ती थी। सर 0.5% से क्यों बढ़ती थी? क्योंकि हमारी हर साल पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। हमारी इनकम सिर्फ 2% से बढ़ती थी, बट हमारी पर कैपिटा इनकम सिर्फ 0.5% पर एनम से बढ़ती थी। तो ये कोई बहुत ज्यादा मेजर इंक्रीज नहीं है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि पिछले साल इकोनॉमी ने 10,000 रुपए का सामान प्रोड्यूस करा, तो अगले साल 10,200 का प्रोड्यूस करेगी, सिर्फ 2%। किसी इंसान ने पिछले साल 100 रुपए कमाए थे, इस साल वो सिर्फ 100 रुपए 50 पैसे कमाएगा। ये इंक्रीज कोई इंक्रीज नहीं है, मजाक वाला इंक्रीज है। अच्छा सर, मतलब हमारी नेशनल इनकम की बहुत बुरी हालत थी? जी हाँ, बहुत बुरी हालत थी। दूसरा, एग्रीकल्चर का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था। वो इसी वजह से क्योंकि एक सिस्टम था जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम। जो मेजर कल्प्रिट था वो यही सिस्टम था। अब जमींदारी सिस्टम में होता क्या था, मैं आपको वो बताता हूं। ब्रिटिशर्स ने बोला यार ऐसा है कि अगर हम आउटपुट के हिसाब से टैक्स कलेक्ट करेंगे कि फार्मर ने कितना उगाया, तो उससे हमें नुकसान है। क्योंकि इंडिया में कभी बारिश नहीं हुई, कभी बारिश ज्यादा हो गई, तो अनप्रेडिक्टेबल था मॉनसून, और ये मशीन से तो कल्टीवेशन कर नहीं रहे, इस वजह से आउटपुट बहुत कम होता था। तो ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया, मैंने बताया आपको, बड़े समझदार थे। उन्होंने बोला हम ना फिक्स कर देते रेंटल। तो इन्होंने क्या करा, ये जैसे ये हमारा इंडिया है, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडिया के ना बहुत बड़े बड़े हिस्से कर दिए। तो मान लेते हैं ये एक विलेज है, ये एक विलेज है, इस विलेज के भी हिस्से कर दिए। ठीक है सर, मान लेते हैं ऐसे करके ये कुछ 7-8 हिस्से कर दिए। हर एक हिस्से का एक जमींदार बना दिया, Z1, Z2, Z3, Z4 एंड सो ऑन। अब ये जमींदार आगे क्या करता था, ये जमींदार भी आगे अपने जो भी लैंड इसे मिला इसके भी हिस्से कर देता था, और इस पर फार्मर्स को अलॉट कर देता था, F1, F2, F3 एंड सो ऑन। ब्रिटिशर्स बोलते थे जमींदार को कि भाई बात ऐसी है, हमें कोई मतलब नहीं है कि कितना प्रोड्यूस होता है कितना प्रोड्यूस नहीं होता, हर महीने की 20 तारीख को आपको हमें
इस लैंड का रेंट जमा कराना है, और रेंट है लेट्स सपोज के 750 रुपीज, लेट्स सपोज 750 रुपीज है, ये फिक्स कर दिया जी। चाहे आउटपुट हो चाहे आउटपुट ना हो, आपको हर महीने 20th डे को आपको 750 रुपए जमा कराने हैं। जमींदार क्या करता था, हर एक फार्मर के लिए भी ऐसी कोई डेट फिक्स कर देता था। जैसे मान लेते 15th फिक्स कर दी, मान लेते हैं कि इसके यहां 10 फार्मर्स है, 10 फार्मर्स है, हर एक फार्मर को बोल दे रहा है भाई तेरे को 100 रुपए देने हैं। अब होगा क्या, ये फार्मर से 1000 रुपए ले रहा है, 750 रुपए आगे ब्रिटिश क्राउन को दे रहा है, तो बचे कितने 250 रुपीज, ये हमारे जमींदार की इनकम है, बिना कुछ करे 250 रुपए आ रहे हैं। ऐसे ब्रिटिशर्स के पास बिना कुछ करे 750 रुपए आ रहे हैं, बट मर कौन रहा है, मर रहा है हमारा फार्मर, क्योंकि अगर आउटपुट नहीं हुआ भाई वो 1000 रुपए देगा कैसे या 100 रुपए देगा कैसे, आप ये तो सोचो। तो इस सिस्टम ने हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर की बहुत ऐसी तैसी करी, मतलब बहुत नुकसान हो गया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो आइए, तो बोल रहा है कि इंडिया जो थी वो मेनली एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, जहां पर हमारी 75% पॉपुलेशन यानी कि 3/4 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, मतलब ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। अब हमारा जो एग्रीकल्चर था वो ट्रेडिशनल था, क्योंकि हम मशीनरी यूज नहीं करते थे, बैकवर्ड था और लेबर इंटेंसिव था, लेबरर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अब हमारा एग्रीकल्चर जो सिस्टम है वो स्टैग्नेंट क्यों था, क्यों रुका हुआ था, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा था? सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था जमींदारी सिस्टम, कि जमींदारी सिस्टम ने कभी भी उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, एक रीजन था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज्यादा नहीं होती थी। सर प्रोडक्शन ज्यादा क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमारी बैकवर्ड टेक्निक्स यूज करते थे हम, जिसकी वजह से जो आउटपुट होता था वो नहीं हो पाता था ज्यादा। इसका एक रीजन था लो इन्वेस्टमेंट। लो इन्वेस्टमेंट का मतलब आप खुद सोचो, जब जमींदार को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब फिक्स्ड रेंट मिल रहा है, तो इस जमीन में पैसा क्यों लगाएगा? ब्रिटिशर्स को भी पैसा मिल रहा है, फिक्स्ड पैसा मिल रहा है, वो भी इस जमीन में पैसा क्यों लगाएंगे? मतलब इसको इंप्रूव करने के लिए। अब फार्मर वैसे ही इतना गरीब है, वो पैसा लगा ही नहीं सकता। प्लस फार्मर का एक और रीजन था, मान लेते हैं कि F2 ने, फार्मर 2 ने एक महीने रेंट नहीं पे करा, तो उसे निकाल दिया जाता था कि चल चल भाग यहां से, तूने रेंट नहीं पे करा है, किसी और को जमीन दे दी जाती थी। ओ, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं था सर। नहीं भाई, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं था, यानी कि कभी भी निकाला जा सकता था। अब जब कभी भी निकाला जा सकता है, कोई भी फार्मर अपनी जेब से उस जमीन पर पैसा क्यों लगाएगा? उसे पता है कि अगर मैंने 1 महीना रेंट नहीं दिया मुझे निकाल दिया जाएगा, मैं अपनी जेब से पैसे क्यों खर्च करूं? जिसकी वजह से ना तो प्रोडक्टिविटी होती थी और ना ही क्रॉप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती थी। ठीक है सर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक हमारे फार्मर्स जो हैं वो फूड क्रॉप्स उगाते थे, बट इनके आने के बाद हमारे फार्मर्स ने कैश क्रॉप्स उगानी शुरू करी। सर क्या होती है कैश क्रॉप्स? कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉटन मान लेते हैं, और एक मेन कैश क्रॉप का नाम है इंडिगो। इंडिगो एक डाई थी, ठीक है, कलर करने के लिए इंडिगो कलर, ब्लू कलर की डाई होती थी। अब मैंने आपको बताया कि बैक इन इंग्लैंड, अगर ब्रिटिशर्स की मैं बात करूं, ब्रिटेन की बात करूं, तो यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। इनके पास बहुत ह्यूज मशीनरीज थी। इस मशीनरीज में ये कपड़ा बनाते थे, कॉटन क्लॉथ बनाते थे, और इस कॉटन क्लॉथ को रंगने के लिए इंडिगो की जरूरत होती थी, क्योंकि इनके यहां तो जमीन नहीं है और ना ही वैसी वेदर कंडीशंस है कि इंडिगो उगाया जाए। तो उन्होंने इंडियन फार्मर्स को बोला, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ये दाल वाल मांगो तो उगाओ, पागल हो क्या, तुम इंडिगो उगाओ, तुम्हें पैसा देंगे हम लोग। फार्मर्स को लालच आया, फार्मर्स ने बोला अरे बढ़िया, ये तो अगर हम इंडिगो उगाएंगे हमें पैसा मिलेगा। इन्होंने कैश क्रॉप उगानी शुरू कर दी, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कमर्शियलाइज हो गया। पहले हमारा जो एग्रीकल्चर था वो सेल्फ सस्टेनेंस के लिए होता था कि यार मैंने उगा लिए दाल चावल आटा, ये सारी चीजें उगा ली है मैंने और मैं इसे खुद यूज करूंगा। तो पहले हमारी इकोनॉमी बार्टर सिस्टम पर चलती थी, बट अब इन्होंने हमारी इकोनॉमी को कमर्शियलाइज कर दिया, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। बट ना फूड क्रॉप्स की कुछ शॉर्टेज होनी शुरू हो गई थी कुछ कुछ एरियाज में, क्योंकि सब लोगों ने कैश क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी थी। तो ये एक नेगेटिव चीज है। ठीक है सर, बात समझ आती है? आगे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। आपको पता है कि जो पार्टीशन हुई वो ब्रिटिशर्स की वजह से हुई। आपको ध्यान होगा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर गए तो उन्होंने इंडिया के 3 हिस्से करवा दिए। सर 2 हिस्से हुए थे यार, बेटा 3 हिस्से करवा दिए। एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान बनवा दिया था, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो इंडिया अलग हो गया था, वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था और ईस्ट पाकिस्तान अलग। हमारा जितना भी फर्टाइल लैंड था जहां पर हम लोग वीट उगाते थे, राइस उगाते थे, वो सारा वेस्ट पाकिस्तान के पास चले गया था।
और वहीं ईस्ट पाकिस्तान पर जूट ग्रोइंग एरियाज चले गए थे। आपने सुंदरबंस एरिया का नाम सुना होगा, सुंदरबंस डेल्टा का, वो सारा बांग्लादेश के पास चले गया था। इंडिया की एक बहुत थ्राइविंग कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी और जूट टेक्सटाइल मिल्स थी। ये जो जूट वाली टेक्सटाइल मिल्स थी वो सारी ईस्ट पाकिस्तान के पास चली गई थी, जिसकी वजह से इंडिया के हाथ कट गए थे, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी बन गई थी ये। क्यों? एक तरफ से वेस्ट पाकिस्तान चले गया और एक तरफ से ईस्ट पाकिस्तान चले गया, तो एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था इससे। ठीक है सर, बात समझ आती है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया इन्होंने? इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरा तबाह कर दिया सबसे पहली बात तो। अब क्या है, मैंने आपको बताया 75% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर कर रही थी, तो बाकी पॉपुलेशन क्या कर रही थी? बाकी पॉपुलेशन बेटा इंडस्ट्रीज में एंगेज थी। ठीक है सर, अब इन्होंने इंडस्ट्रीज के साथ क्या किया मैं आपको बताता हूं। इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज जो थी उनके लिए डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यूज करी। सर ये क्या होता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी? बताता हूं बेटा। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स का एम क्या था। उनका मेन एम था कि अपनी कॉलोनीज, जितनी भी कॉलोनीज है, जैसे ब्रिटेन हो गया और ये हो गया हमारा इंडिया, तो जितने भी कॉलोनीज हैं यहां से रॉ मटेरियल मंगवाना और इनको फिनिश गुड्स बेच देना। ठीक है सर, बात समझ आती है ये? इन्होंने बोला कि भाई सुनो, अगर तो इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, अगर इंडिया ब्रिटेन को रॉ मटेरियल बेच रहा है तो नो टैक्स। सिमिलरली अगर इंडिया ब्रिटेन से सामान खरीद रहा है, बना हुआ सामान खरीद रहा है, नो टैक्स। बट अगर इंडिया ने ब्रिटेन को फिनिश्ड गुड बेचने की कोशिश करी, यानी कि बना हुआ सामान बेचने की कोशिश करी, तो ह्यूज टैक्स लगाया जाएगा, बहुत सारा टैक्स लगाया जाएगा। अब होगा क्या सोचो ना, यहां से हमारा रॉ मटेरियल तो बिक जाएगा बट हमारे फिनिश गुड्स नहीं बिकेंगे। सर क्यों नहीं बिकेंगे? क्योंकि टैक्स लगकर वो यहां कॉस्टली हो जाएंगे और उसे कोई नहीं खरीदेगा। तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेट करा, जो चीज अपने फायदे की थी उस पर कम टैक्स, जो चीज अपने नुकसान वाली थी उस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया। इससे हुआ ये कि हमारी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई। तो इंडिया की एक और थ्राइविंग इंडस्ट्री थी जो कि थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पूरी दुनिया में वेल नोन थे। इन्होंने इन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया ये पॉलिसी का इस्तेमाल करके। अब ये लोग जो थे, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में लगे हुए थे, जो भी पॉटर्स थे, आर्टिशियंस थे, ये लोग हो गए अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयड इंसान कहां जाएगा? कहीं ना कहीं तो काम ढूंढेगा। तो मेजरली मैंने आपको बताया कि 75% पॉपुलेशन किसमें थी? एग्रीकल्चर में, और बाकी जो पॉपुलेशन थी 25% जो थी वो किसमें थी? इंडस्ट्रीज में थी। अब जब ये लोग अनएम्प्लॉयड हो गए तो इनके पास तो एक ही ऑप्शन है, कहां जाने का? एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में इनफ्लो ऑफ वर्कर्स और ज्यादा बढ़ गया और हमारा एग्रीकल्चर और बैकवर्ड हो गया। अच्छा सर, मतलब आप ये बता रहे हो कि उस पर जो बर्डन था वो और ज्यादा बढ़ गया, बहुत सारे लोग आगे काम करने के लिए। तो जहां पर एक प्लॉट ऑफ लैंड पर 2 लोगों की जरूरत थी, वहां पर अब 6 लोगों ने काम करना शुरू करा। अब आप सोचो ना, दिस विल कॉज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जरूरत 2 की है, काम 6 लोग कर रहे हैं, तो बाकी 4 लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, दिख रहा है कि काम कर रहे हैं बट उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि उनके होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, तो इन्होंने सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइज करा हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। यानी डी इंडस्ट्रियलाइज करने का मतलब ये, उसको कोलैप्स करवा दिया। कैसे कोलैप्स करवाया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का इस्तेमाल करके। इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है कि भैया जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए वो फार्मिंग में आ गए। फार्मिंग का पहले बुरे हाल था, अभी बताया था आपको, उसका और बुरा हाल हो गया। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। सर ये कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती है? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज। इंडिया में मशीन बनाने वाली कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहां पर मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं होने दी, क्योंकि अगर हम अपने यहां पर कैपिटल गुड्स बनाना शुरू कर देते, मतलब खुद ही मशीन बनाना शुरू कर देते, अगर हम खुद ही मशीन बना रहे तो हम जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो भी खुद ही बना लेते। अब आप सोचो ना, इंडिया रॉ मटेरियल क्यों भेजता था? क्योंकि इंडिया के पास उसे फिनिश गुड बनाने में जो मशीन चाहिए वो नहीं है। तो अगर हमारे यहां वो मशीन्स बननी शुरू हो जाती तो इंडिया कभी भी ना तो रॉ मटेरियल भेजता और ना ही उनका फिनिश गुड खरीदता। सर यार क्या चालाक लोग थे ना वो लोग। हाँ बेटा बहुत चालाक थे सच्ची।
लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, हमारी जीडीपी में जो इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही ज्यादा कम था, हमारी इंडस्ट्रीज कोई बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आने वाली इनकम बहुत कम थी। और फिर है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब कोई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा नहीं थी एक्सेप्ट फॉर रेलवेज, एक रेलवेज ही पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थी जो कि इंडिया में थी, इसके अलावा और कोई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप होने ही नहीं दी। और आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा रेलवेज जो डेवलप हुई वो भी इन्होंने अपने लिए डेवलप करी, अपनी आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, अपने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की मूवमेंट के लिए इन्होंने रेलवेज को डेवलप करा। हाँ जी, अब जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज खुली हमारी थोड़ा सा बाद में, तो उनके क्या फीचर्स थे? कॉटन टेक्सटाइल मिल्स खुली, कहां पर? महाराष्ट्र एंड गुजरात। आपको पता होगा कॉटन को उगाने के लिए ना ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, तो ब्लैक सॉइल जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात जैसे एरियाज में अबंडेंटली अवेलेबल है, इस वजह से यहां पर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स खुली और इट वॉज ओन्ड मेनली बाय इंडियंस। बट अगर मैं बात करूं जूट टेक्सटाइल मिल्स की, वो सारी जो थी वो फॉरेनर्स द्वारा डोमिनेटेड थी और ये वेस्ट बंगाल के एरिया में थी, यानी कि वो जो बंगाल है जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं, वहां पर डेवलप की गई सुंदरबंस डेल्टा जो मैंने आपको बताया था। एक टिस्को सेटअप किया गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में, ये ध्यान रखिएगा इसका आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है मेरे बेटे। तो टिस्को सेटअप की गई 1907 में, जेआरडी टाटा थे, उन्होंने ये डेवलप करी, उन्होंने ये बनाई, जमशेदपुर में बनाई गई, आज इसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन यूनिट था जो लगाया गया था 1907 में। ठीक है सर, अब आपको पता है कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, अब फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या कि बाकी सारी कंट्रीज से कितना ट्रेड कर रहे हैं। अब यार हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है, वो हमें ज्यादा अलाउ नहीं करते थे किसी और के साथ ट्रेड करना, तो आपको बता रहे ब्रिटिशर्स का जो मेन जो रोल था वो क्या था, हमें प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर बनाना, यानी कि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करें, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, और उनका बना हुआ सामान खरीदे, मतलब हम 10 रुपए की कॉटन बेचें और 50 रुपए की कॉटन से बनी हुई शर्ट खरीदें, तो टेक्निकली वी आर पेइंग 40 रुपीज टू देम। अब ब्रिटिशर्स का मोनोपोली कंट्रोल था हमारे ट्रेड पर, आधा ट्रेड जो है 50% जो ट्रेड है वो ब्रिटेन के साथ होता था, बाकी 50% ट्रेड वाज अलाउड विद ओनली 3 कंट्रीज। कौन सी? चाइना, सिलोन जिसको अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, और पर्शिया जिसको ईरान के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड पर, जो कंट्रोल था वो किसका था? वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था, हमारे हाथ में नहीं था, जिसमें हम आधा ट्रेड ब्रिटेन के साथ करते थे और आधा ट्रेड इन 3 कंट्रीज के साथ। किसके साथ? चाइना, सिलोन एंड पर्शिया। फिर क्या हुआ, एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू हुआ सुएज कैनाल का, सुएज कैनाल खुल गया। कब खुला? 1869 में, और इससे हमारा ब्रिटेन के साथ जो ट्रेड है वो इंटेंसिफाई हो गया। आइए मैं आपको सुएज कैनाल दिखाता हूं। तो सुएज कैनाल की मैंने एक फोटो निकाल रखी है, ये रही मेरे पास सुएज कैनाल की फोटो। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि जो ये है, ये जो ग्रीन डॉट में मार्क कर रहा हूं ये लंदन है। पहले ब्रिटिशर्स को ये रूट फॉलो करना पड़ता था, ये पूरा अफ्रीका घूमकर आते थे और फिर आकर यहां मुंबई पहुंचते थे। इसकी जो लेंथ थी वो थी 19,800 किलोमीटर, लगभग 20,000 किलोमीटर। बट फिर क्या हुआ कि यहां पर अफ्रीका के यहां पर एक छोटी सी ओपनिंग थी, यहां पर कनाल बनाया गया। आज भी अगर आप इसे देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़ी ओपनिंग नहीं है, बहुत पतली सी ओपनिंग है। इस ओपनिंग के थ्रू हुआ ये कि अब ब्रिटिशर्स को पूरा अफ्रीका घूम के आने की जरूरत नहीं थी, अब वो यहां से आ सकते थे। एंड नाउ द लेंथ वाज 11,600 किलोमीटर्स, लगभग 8,000 किलोमीटर्स की लेंथ कम हो गई। 8,000 किलोमीटर्स का जो हमारा डिस्टेंस था वो कम हो गया। अब जब लंदन के लिए यानी कि यूके के लिए इंडिया और पास हो गया तो हमारा ट्रेड और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। तो ये सुएज कैनाल खुला था 1869 में, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था इंडिया और ब्रिटेन के ट्रेड में। ठीक है सर, बात तो समझ आती है ये। तो टेक्निकली ब्रिटिश कर क्या रहे थे? 10 रुपए का कॉटन खरीदते थे हमसे, 50 रुपए की टी शर्ट हमको बेचते थे या शर्ट बेचते थे, तो टेक्निकली दे वर ड्रेनिंग इंडियन वेल्थ, इंडिया का पैसा चूस रहे थे। 40 रुपए इंडिया से जा रहे थे वहां। अब इससे होता क्या था, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस होता रहा। सर एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या है? इंडिया की बात करता हूं। इंडिया जो ब्रिटेन को सामान भेजता था वो बहुत अबंडेंट होता था, ह्यूज क्वांटिटी होती थी, ह्यूज।
अब क्योंकि एक्सपोर्ट करा तो पैसा मिलेगा इंडिया को। पर इंडिया ब्रिटेन के फिनिश गुड नहीं खरीद सकता था। क्यों? क्योंकि इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा थी। अच्छा सर, तो जो इंपोर्ट्स थे वो लो थे। सर अभी तो आपने बोला कि 10 रुपए का सामान और 50 रुपए का सामान। हाँ बेटा, पर यूनिट कॉस्ट जो थी वो 10 रुपए जाती थी, 50 रुपया वहां से सामान आता था, तो 40 रुपए जा रहे हैं। बट ये सामान बेचने वाले बहुत सारे लोग थे, क्योंकि हमारे यहां तो एग्रीकल्चर हो रहा था, तो बहुत सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था। ब्रिटेन क्या करता था, ये जितना भी रॉ मटेरियल आता था इससे पूरी दुनिया को बनाकर सामान बेचता था, पूरी दुनिया को सामान बेचता था यहां से, उसमें से इंडिया को भी बेचता था। बट इंडिया ज्यादा सामान नहीं खरीद पाता था, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे, यानी कि जितने भी एक्सपोर्ट्स थे, देवर ग्रेटर देन इंडिया का इंपोर्ट। यानी कि इंडिया को अगर एक्सपोर्ट करके 10,000 करोड़ मिलते थे, तो इंपोर्ट करके इंडिया सिर्फ 2,000 करोड़ पे करता था। सर फिर तो ये इंडिया के लिए फायदे की बात है, 8,000 करोड़। ओ बेटा, ये फायदा इंडिया का थोड़ी हुआ है, ये फायदा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा सामान लेती थी और उस सामान से 8,000 करोड़ रुपए, एक एग्जांपल है ये, कमा जाती थी। बट आज तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो पैसा इंडिया में खर्च नहीं करा, वो सारा पैसा अपनी पेरेंट कंपनी को दे देती थी और ये सारा पैसा ब्रिटेन चले जाता था। इनको खर्च करते थे तो कैसे करते थे, जरा ध्यान से देखो। ये इस पैसे से, इस 8,000 करोड़ से अपने ऑफिस एक्सपेंसेस पे करते थे, जो कि ब्रिटेन में है, तो वहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, वहां के ऑफिसर्स को सैलरी पे कर रहे हैं। इससे ये लड़ाइयां लड़ते थे पूरी दुनिया में, और जगह अपना रूल कायम करने के लिए इस पैसे को यूज करते थे लड़ाई लड़ने के लिए, सो दैट एक नई कॉलोनी बनाई जा सके। एंड दे इंपोर्टेड इनविजिबल आइटम्स। सर ये इनविजिबल आइटम्स क्या होती है? मतलब ब्रिटेन से सर्विसेज इंपोर्ट करते थे, कोई गुड्स इंडिया में नहीं आते थे कि इंडियंस को दिख रहा है कि ठीक है यार हमारे लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। सारा पैसा ये यहां से ब्रिटेन भेज देते थे और उसे यूज करते थे अपने पर्पस के लिए, इंडिया पर कोई पैसा नहीं खर्च करते थे। बात आती है डेमोग्राफिक कंडीशंस की। इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। सर डेमोग्राफिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक कंडीशंस मतलब फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन के, हमारी पॉपुलेशन के क्या फीचर्स थे, क्या विशेषताएं थी उसकी। तो इंडिया में सबसे पहला सेंसस जो है वो 1881 में कंडक्ट हुआ। आपने पढ़ा होगा कि हर 10 साल में सेंसस करवाया जाता है, 2011 में, 2021 में सेंसस। ऐसे ही बेटा 1881 में इसकी प्रथा शुरू हुई थी। सेंसस का मतलब होता है जब हम पॉपुलेशन के सारे फीचर्स को काउंट करते हैं और उसे टैबुलेट करते हैं। ईयर 1921 आया, इसे बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। सर क्यों बोलते हैं इसे ऐसा? बेटा 1921 से पहले क्या था और 1921 के बाद क्या था, मैं आपको बताता हूं। 1921 से पहले इंडिया का हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पैदा भी ज्यादा होते थे और मरते भी ज्यादा थे, जिसकी वजह से जो ग्रोथ इन पॉपुलेशन है वो बहुत कम होता था। मतलब पैदा भी ज्यादा हो रहे, मर भी ज्यादा रहे, तो टेक्निकली जो इंक्रीज आ रहा पॉपुलेशन में वो बहुत कम होता था। बट 1921 के बाद बर्थ रेट जो है वो हाई ही रहा, डेथ रेट जो है वो कम हो गया। अच्छा, लो डेथ रेट, यानी कि पैदा ज्यादा होने लगे बट मरने कम लगे। मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई होंगी, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ इन पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा होने लग गया। इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और इसको बोलते हैं बेटा सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इस पर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं आपको कि सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब आया था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोला जाता है, एंड सो ऑन। अब हम बस वेट कर रहे हैं कि कब हमारा थर्ड फेज आए। सर थर्ड फेज क्या होता है? बेटा थर्ड फेज तब होगा जब लो बर्थ रेट होगा, पैदा भी कम होंगे, और लो डेथ रेट होगा, मरेंगे भी कम, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ इन पॉपुलेशन है वो कम रहेगा। ओ अच्छा सर, समझ आया। 1921, 1911, इन 10 साल की अगर मैं बात करूं, इन 10 इयर्स की मैं बात करूं, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो ग्रोथ इन पॉपुलेशन है वो नेगेटिव में गया था। मतलब इन 10 इयर्स में जो हमारा ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन है वो नेगेटिव हो गया था। मतलब 1911 में जितने लोग थे उससे कम लोग 1921 में थे, क्योंकि बहुत सारे फेमीन्स आ गए थे, भूखमरी मच गई थी, लोगों को खाने को नहीं मिला था, जिसकी वजह से करोड़ों लोग मर गए थे। ओ अच्छा, तो 1921 इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आइए कुछ फीचर्स बताता हूं। तो इंडिया का जो बर्थ रेट और डेथ रेट था वो बहुत हाई था, 48 एंड 40,
इसे पर 1000 मेजर किया जाता है, यानी कि हर 1000 में से 48 लोग मरते थे और हर 1000 में से 48 लोग पैदा होते थे और 40 लोग मरते थे। तो सर नेट ग्रोथ इन पॉपुलेशन 8 पर 1000, यानी कि हर साल 8% पॉपुलेशन के आसपास बढ़ जाती थी। लिटरेसी रेट जो था वो बहुत कम था। पूरे इंडिया का अगर मैं लिटरेसी रेट बताऊं, इट वाज अराउंड 16%, इवन लेस देन 16%। और अगर विमेन का लिटरेसी रेट बताऊं, विमेन मतलब 100 में से कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी थी, ओनली 7% महिलाएं वर पढ़ी लिखी एट दैट टाइम। मतलब 100 में से सिर्फ 7 पढ़ी लिखी है, 93 जो है वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता। हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज्यादा पुअर थी, इंडियंस के लिए कोई अच्छी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था। सर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब बच्चे के बर्थ से लेकर उसकी 1 साल की उम्र तक अगर वो बच्चा मरता है तो उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। इट वॉज 218, यानी कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो पूरे साल में 218 बच्चों की डेथ हो जाती थी और सरवाइव कर पाते थे सिर्फ 782 बच्चे। इट वॉज वेरी 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 हाई। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब यहां पर एक विवाद है। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो इट विल से 44 ईयर्स, बट अगर आप गूगल पर चेक करेंगे इट विल से 32 ईयर्स। तो अभी मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूं, जो कि बोलती है 44 ईयर्स, कि उस टाइम पर लोग ऑन एन एवरेज 44 ईयर्स तक जिंदा रहते थे। सर हमने तो सुना है पुराने लोग जो है वो तो 100 साल तक जिंदा रहते थे। बेटा वो बहुतों में से कोई एक होता था जो 100 साल तक जिंदा रहता था, बट मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है उनकी डेथ जल्दी हो जाती थी। उसका एक रीजन था पुअर हेल्थ फैसिलिटी, या पॉवर्टी भी एक रीजन था कि वो लोग हंगर से मर जाते थे। पॉवर्टी जो थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा लोग गरीब थे। अमीर और गरीब में फर्क बहुत ज्यादा था। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था वो बहुत अनइक्वल था। तो अमीर तो बहुत अमीर था, बट गरीबों की संख्या भी ज्यादा थी और वो बहुत गरीब थे। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, कि लोग कैसे कैसे किस किस काम में एंगेज थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर जो है वो डोमिनेंट था। मेजरली लोग जो है वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, 75% एग्रीकल्चर में, और बाकी बचे 25% मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में काम कर रहे थे। बट फिर इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज करवाया, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से कुछ लोग एग्रीकल्चर की तरफ भागना शुरू हो गए, और एग्रीकल्चर की दशा जो कि पहले ही खराब थी वो और खराब हो गई। ठीक है सर। कुछ रीजनल वेरिएशन भी थी। ये नहीं है कि इंडिया के सारे स्टेट्स में 75% जो है वो एग्रीकल्चर में थे और 25% जो है वो सर्विसेज में थे। किसी किसी जगह एग्रीकल्चर ज्यादा था और किसी किसी जगह इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज ज्यादा थी। तो मैंने कुछ आपके लिए लिखा है यहां पर। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, ये अगर मैं सदर्न स्टेट्स की बात करूं और वेस्ट बंगाल की बात करूं तो यहां मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जा रही थी और एग्रीकल्चर जो है वो कम होता जा रहा था। बट अगर वहीं मैं बात करूं पंजाब, राजस्थान और ओडिशा, यहां पर एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा था और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कम होती जा रही थी। तो ध्यान रखना हमें, इन स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी और इन स्टेट्स में एग्रीकल्चर बढ़ रहा था। हमारा अगला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इन्होंने क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा? तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल डेवलप करा, बट कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं जी हाँ डेवलप करा बट अपने पर्पसेस के लिए। तो आइए देखते हैं इन्होंने हमारे लिए क्या क्या करा। इन्होंने हमारे लिए रोड्स डेवलप करी, पक्की सड़कें बनाई, बट जितनी सड़कें चाहिए थी उतनी सड़कें डेवलप नहीं कर पाए। इसके पीछे एक मेजर रीजन था अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना, कि कभी भी अगर लड़ाई हो जाए तो अपनी आर्मी को अगर बुलाना है तो अगर वो कच्चे रास्ते से आएंगे ज्यादा समय लगेगा, बट अगर वो पक्के रास्ते से आएंगे, सड़कें बनी हुई होंगी, तो उन्हें आने में समय नहीं लगेगा। ऑल वेदर रोड्स नहीं थी, जिसकी वजह से रूरल एरिया सफर करते थे। मतलब कच्ची सड़कें बना देते थे तो जब बारिश होती थी तो गांव में वो सड़कें बह जाती थी, तो रिलीफ मटेरियल प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता था। ऑल्दो इससे पहले तो सड़कें ही नहीं थी, मतलब इनके आने से पहले सड़कें ही नहीं थी। चलो इन्होंने कम से कम कच्ची सड़कें तो बनाई, बट इससे पहले तो सड़कें ही नहीं थी। तो पहले से हालात सुधरे थे, बट फिर भी इन्हें पक्की सड़कें बनानी चाहिए थी। बात करते रेलवेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है दोस्त इनका, ब्रिटिशर्स का। ये 1850-1853 के पास 1853 के आसपास लॉन्च की गई रेलवेज। इससे नेशनल इंटीग्रेशन हुआ। सर नेशनल इंटीग्रेशन मतलब लोग जो कि बहुत ह्यूज डिस्टेंस पहले ट्रैवल नहीं करते थे अब कर सकते थे, क्योंकि ट्रेनें बहुत लंबी लंबी दूरी तक चलाई गई। इससे क्या हुआ, कल्चर मिक्स एंड मैच होना शुरू हो गए। एक कश्मीर का पर्सन
जाकर तमिलनाडु में काम करना उसने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां के कल्चर को ऑल्टर करना शुरू करा। जैसे आप देखेंगे आजकल बहुत सारे लोग बैंगलोर जाकर जॉब कर रहे हैं, तो नॉर्थ इंडियंस भी हैं उसमें बहुत सारे, तो वहां के कल्चर में चेंज आ गया। अब वहां छोले भटूरे भी मिलते हैं आपको खाने के लिए, ऐसे पुणे के साथ भी हो रहा है। ऐसे अगर पुणे का कोई पर्सन इधर आ गया तो हो सकता है कि वो वहां का वड़ा पाव अगर फेमस है तो यहाँ पर वड़ा पाव की दुकान खोल ले। ऐसे करके कल्चर मिसमैच होना शुरू हो गया, मिक्स एंड मैच होना शुरू हो गया। इससे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हुआ। क्यों? पहले फार्मर अपने आसपास की मंडी में ही अपना सामान बेच पाता था। अब उसे पता है कि यार ट्रेन जाती है अगर एक दूरी से दूसरी दूरी तक, मान लेते पंजाब से दिल्ली अगर ट्रेन आती है, तो वो क्या करता था, अपनी क्रॉप्स को रेलवेज के थ्रू दिल्ली ले आता था और इजीली बेच पाता था। अब वो अच्छे पैसे कमा लेता था, वो इसीलिए क्योंकि रेलवेज ने इसे कनेक्ट कर दिया, उन दूरियों को कम कर दिया। आगे है हमारा एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में इन्होंने कोई भी तरक्की नहीं करी, कोई एयरपोर्ट नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं। बात की जाए वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो इन्होंने एक ओडिशा में कोस्ट कैनाल बनाना शुरू करा था, बट थोड़े टाइम बाद इन्हें पता लगा कि यार ये फायदेमंद नहीं है, इन्होंने उसे अबैंडन कर दिया। तो यहां पर इन्होंने कोई तरक्की नहीं करी। जी हां, बिल्कुल कोई तरक्की नहीं करी। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने टेलीग्राफ इन्वेंट करा था। ये एक्सपेंसिव था, अब क्योंकि एक्सपेंसिव था ये इंडियंस तो यूज कर नहीं सकते थे, तो ये सिर्फ यूज होता था विद देयर ऑफिसेस, मतलब जो उनके खुद के ऑफिसेस थे वहां यूज होता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। कोई ऑफिशियल सर्कुलर पहुंचाना है, इमीडिएटली पहुंचाना है, तो टेलीग्राफ यूज किया जाता था। हाँ जी, हमारे लिए इन्होंने बट पोस्टल सर्विसेज चालू रखी थी। चिट्ठियां भेज सकते थे आप एक दूसरे को, बट चिट्ठी पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता था। आज भी अगर आप किसी जगह चिट्ठी भेजेंगे तो 2 या 3 दिन या 4 दिन का समय लगेगा। उस टाइम तो एक महीने का समय, 20-20 दिन का समय लग जाता था। यूजफुल था बट इनएडिक्वेट था, हर जगह पोस्ट ऑफिस अवेलेबल नहीं था। आइए, बहुत बेइज्जती कर लिया, थोड़ा सा आप तारीफ भी कर लेते हैं इन लोगों की। इनके कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। सबसे पहले बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन्होंने हमें रोड्स प्रोवाइड करी और इन्होंने हमें रेलवेज प्रोवाइड करी। मैं वाटरवेज और एयरवेज की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो प्रोवाइड कर ही नहीं पाए। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, मैंने आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी पहले बार्टर इकोनॉमी थी, जहां पर पैसों का एक्सचेंज कम होता था, हर फार्मर अपने लिए उगाता था और एक्स्ट्रा क्रॉप को एक्सचेंज कर लेता था फॉर सम अदर क्रॉप। बट इन्होंने हमें पैसा कमाना सिखाया क्रॉप से और हमारी इकोनॉमी को एक मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ लेकर आए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इनके आने से पहले इंडिया छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, बट जब ये लोग आए तो ये इंडिया को एक सिंगल रूल के अंडर लेकर आए। पूरे इंडिया को ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज कर रहे थे। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, क्योंकि इन्होंने हम लोगों को बोला कि ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स उगाओ, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स उगाओ और आपको पैसा मिलेगा। तो कुछ फार्मर्स ने तो कैश क्रॉप्स उगाए, उन्हें भी पैसा मिला। अब जो फार्मर्स फूड ग्रेन्स उगा रहे थे उनकी भी इनकम बढ़ रही थी। सर क्यों? पहले तो सब लोग फूड ग्रेन्स उगाते थे, अब अगर आधे फार्मर्स कैश क्रॉप की तरफ चले गए तो बाकी कोई ना कोई तो फूड ग्रेन उगाएगा। अब इन फूड ग्रेन फार्मर्स का फायदा इसलिए होता था क्योंकि कैश क्रॉप फार्मर्स भी अब इनसे आके क्रॉप्स खरीदते थे। अच्छा सर, मतलब जो कैश क्रॉप उगा रहा है, कॉटन खाएगा तो है नहीं, खाएगा तो दाल चावल, तो किसी ना किसी से तो खरीदेगा। इसीलिए हमारे इन फार्मर्स का भी कुछ ना कुछ फायदा होना शुरू हो गया था। चेक ऑन फेमीन्स, मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने में सड़कें थी ही नहीं, बट इन्होंने फिर भी गांवों की तरफ कच्ची सड़कें बनाई, जिसकी वजह से अगर किसी गांव में फेमीन आता था, मान लेते हैं कि वहां पर भूखमरी मच गई, वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ट्रक भर भर के वहां पर पहुंचाया जा सकता था रिलीफ मटेरियल। तो इससे क्या हुआ, जो लोग पहले बहुत सारे करोड़ों लोग मर जाते थे, अब आज वो नहीं मरते थे। तो ये इनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि व्हाट वर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है सर। अब आगे आते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी और हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा थी। सर लेबर बहुत ज्यादा क्यों थी? इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दी। अब इंडिया के जब हिस्से कर दिया आपने, पाकिस्तान अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग कर दिया, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान अलग कर दिया, तो वहां के लोग भी माइग्रेट होकर इंडिया में आ गए, जिसकी वजह से इंडिया को उसकी भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन्होंने कुछ नहीं करी, हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप करने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि इन्हें पता है अगर हमने इंडस्ट्रीज इंडिया की ही डेवलप कर दी तो ये हमारा सामान नहीं खरीदेंगे। तो चलाक थे यार। फॉरेन ट्रेड वॉज टू फीड द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपको पता है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो हमें जो ट्रेड करा जाता था हमसे, वो सिर्फ इसलिए करा जाता था कि उन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल पहुंचाया जाए और उनका सामान खरीदा जाए। तो अपना पेट भरने के लिए हमारा पेट काट रहे थे।
रेलवे नेटवर्क रिक्वायर्ड एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन। इन्होंने रेलवे सिर्फ उसी जगह डेवलप करी जहां से इनका सामान आता और जाता था। इंडिया के लिए इन्होंने उतनी डेवलपमेंट नहीं करी जितनी डेवलपमेंट की जरूरत थी। आगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज रैम्पेंट। ये मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया था। आखिरी पार्ट पर चलते हैं। यहां पर वो बोल रहा है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने क्या करा कि हमारी इकोनॉमी को एक कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया। सर कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब अपना कब्जा जमा लिया हमारी इकोनॉमी पे, और इसका जो पर्पस था वो टू फोल्ड था। सर क्या टू फोल्ड था? एक तो इंडिया को बनाना है एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, के इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा, कच्चा सामान एक्सपोर्ट करेगा, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, यानी कि जितना भी फिनिश गुड है उसको इंपोर्ट करेगा, यानी कि हमारी मार्केट बनेगा। ठीक है सर। इन्होंने हमारी इकोनॉमी के ना हिस्से कर दिए, डिवाइड कर दिया उसे। सर डिवाइड कैसे करा? इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो एक डिवाइड करा इन्होंने जमींदार एंड लेबर में, आपको पता होगा जमींदार एंड फार्मर। अब जमींदार अलग था और फार्मर अलग था, और इनके बीच में इनकम के बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आने शुरू हो गए थे। और ऐसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड लेबरर्स, ये नई नई क्लासेस आनी शुरू हो गई थी। पहले कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था, इंडस्ट्री सेटअप नहीं थी। इनके आने के बाद कॉटन और कुछ जूट टेक्सटाइल मिल्स सेटअप हुई, वहां पर लेबरर्स ने काम करना शुरू करा। तो पहले तो कुछ नहीं था, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं थी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था। ऐसे ही पहले कोई जमींदार नहीं था, तो इसीलिए जमींदार और फार्मर अलग अलग लोग नहीं थे। बट अब इन्होंने आकर हिस्से करने शुरू कर दिए हमारी सोसाइटी के। हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी। मैंने आपको बताया था कि VKRV राव ने बताया था कि हर साल हमारी जो नेशनल इनकम है वो 2% से बढ़ती थी, और जो हमारी पर कैपिटा इनकम है इट यूज्ड टू इंक्रीज ओनली बाय 0.5% पर एनम। बैकवर्ड इकोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड थी। क्यों? पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, इलिटरेट थे हमारे यहां के लोग, ठीक है ना, पढ़े लिखे नहीं थे। साथ साथ हमारी नेशनल इनकम बहुत कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। इस वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी। डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी का मतलब यह है कि जितने भी रिसोर्सेज थे इंडिया के, ये सारे रिसोर्सेज यानी कि जितना भी रॉ मटेरियल था वो सारा ब्रिटेन चले गया था। तो हमारी इकोनॉमी को जब ये लोग छोड़कर गए तो हमारी इकोनॉमी डेप्रिशिएट हो चुकी थी, और इन्होंने उसे ठीक करने के लिए कोई पैसा नहीं लगाया कि हम एक जगह से इतना कुछ एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, हम उसे कुछ ठीक तो करके चले जाएं। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी का मतलब यह है कि इन्होंने हमारी कंट्री के हिस्से कर दिए थे। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इन्होंने हमसे वेस्ट पाकिस्तान छीन लिया, इन्होंने हमसे ईस्ट पाकिस्तान भी छीन लिया था। तो इससे हुआ ये कि हमारी जो इकोनॉमी एक बहुत फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी उसके इन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए और हमें रोने को छोड़ दिया, हमारी बाजुएं काट दी। आई होप आपको यहां पर ये टॉपिक समझ आया होगा। अगले चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा इंडियन इकोनॉमी ने कैसे अपने आप को संभाला 1950 के बाद। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।